इस वीडियो में आपको क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? ऋग्वेद का। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। क्वेश्चन 4, कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? 3 चरणों में। क्वेश्चन 5, 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी? 14.36%। क्वेश्चन 6, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? 59%। क्वेश्चन 7, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज में। क्वेश्चन 8, पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? 80%। क्वेश्चन 9, मध्य प्रदेश की खदानें देश का कितने प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती है? 52%। क्वेश्चन 10, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होते हैं? तो ये होते हैं उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन 11, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को। क्वेश्चन 12, अनौपचारिक उधारदाता में कौन आता है? तो इसमें आता है साहूकार, व्यापारी, दोस्त, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 13, सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? 3 विधियां। क्वेश्चन 14, श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है? बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन 15, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमा सड़कें। क्वेश्चन 16, महात्मा बुद्ध का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? 563 ईसा पूर्व। इसमें जो राइट आंसर है 563 ईसा पूर्व। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन 17, डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है? जाति पर आधारित। क्वेश्चन 18, 3 क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का डैश कहते हैं? इसको बोलते हैं GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन 19, ये आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें अभिकथन है कि 1992 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो इसमें जो अपना पहला है जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही है, ट्रू, यानी कि राइट। नीचे इसमें कारण है, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 20, अभिकथन, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू। कारण है कि तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। सेकंड जो है ये गलत है। तो इसमें राइट आंसर है कि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। क्यों है? कारण गलत इसलिए है क्योंकि तृतीय क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवा प्रदान करता है। इस बात का याद रखना पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कृषि कौन से क्षेत्र के अंदर आती है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, कृषि किस क्षेत्र के अंदर आती है। नेक्स्ट है सेक्शन बी। क्वेश्चन 21, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने व कौन कौन से वर्गों में बटा था? आंसर, मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था। पहला पादरी वर्ग था जो चर्च और धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। दूसरा सामंत या कुलीन वर्ग था जिसके पास भूमि या शासन की शक्ति थी और यह सुरक्षा और प्रशासन की कार्य करता था। तीसरा किसान वर्ग था जो खेती करता था और समाज का सबसे बड़ा और शोषित वर्ग माना जाता था। क्वेश्चन 22,
चर्च क्या होता है? ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है? चर्च, जिसको गिरजाघर बोलते हैं, ईसाइयों का प्रमुख पूजा स्थल और धार्मिक संस्था होती है जहां विश्वासी एक तरह होकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। ईसाई मत का प्रमुख रोमन कैथोलिक चर्च में पोप कहलाता है, जिसे सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। बहुमत के शासन का क्या अर्थ है? आंसर, बहुमत के शासन का अर्थ यह है कि लोकतंत्र में निर्णय उस पक्ष के अनुसार लिए जाते हैं जिसे कुल मतों का आधे से अधिक समर्थन प्राप्त होता है। चुनावों में जिस दल को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाता है और शासन करता है। इससे शासन में स्थिरता आती है, लेकिन साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान भी आवश्यक माने जाते हैं। 24। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? हरियाणा में सक्रिय 2 क्षेत्रीय दल बताइए। आंसर, क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित रहते हैं और वहीं के लोगों की समस्याओं व हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दलों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर कम होता है, लेकिन अपने राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरियाणा में सक्रिय 2 क्षेत्रीय दल हैं, इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD और जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP। 25। भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है? आंसर, भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। वे वर्षा लाने, जलवायु नियंत्रित करने, मृदा अपरदन रोकने और ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। साथ ही वन अनेक वन्य जीवों और पौधों का प्राकृतिक आवास है। वन्य जीवन संरक्षण भी जरूरी है क्योंकि वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके संरक्षण से जैव विविधता बनी रहती है और पर्यावरणीय संतुलन सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन 26। बांधों को बहुउद्देश्यीय परियोजना क्यों कहा जाता है? आंसर, बांधों को बहुउद्देश्यीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इनसे केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि अनेक कार्य एक साथ किए जाते हैं। आधुनिक बांधों का उपयोग विद्युत उत्पादन, घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन और मनोरंजन जैसे कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस प्रकार एक ही परियोजना से जल के विभिन्न उपयोग संभव होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्वेश्चन 27। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्धारित नियमों के अंतर्गत सुचारू, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित बनाना है। यह व्यापार समझौतों को लागू करने, आपसी व्यापार विवादों का समाधान करने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह GATT यानी कि टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता का अधिकारी भी है, उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन 28। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि MNC फुल फॉर्म होती है इसकी, वह कंपनी होती है जिसका मुख्यालय एक देश में होता है लेकिन वह एक से अधिक देशों में उत्पादन, व्यापार और सेवाएं प्रदान करता है। ये कंपनियां विभिन्न देशों में कारखाने, कार्यालय और शाखाएं स्थापित करके वैश्विक बाजार में अपने उत्पाद बेचती हैं और लाभ कमाने के लिए निवेश करती है। उदाहरण के लिए कोका कोला और सैमसंग। नेक्स्ट है सेक्शन C, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए हुए हैं। 29। यहाँ पे आपको नीचे जो एक लेख दिया गया, उदाहरण दिया गया, इसको आपको पढ़ना है यानी कि पैराग्राफ। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं? आंसर, भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, युद्ध और आपसी अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। क्वेश्चन 2। पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार 1947, 1965, 1971 और 1999 में आक्रमण किया है। क्वेश्चन 3। पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का कौन सा देश प्रोत्साहित कर रहा है? पाकिस्तान। क्वेश्चन 30। ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ना है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने। इसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया है? सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता का बंटवारा। नेक्स्ट है, वैध सरकार का क्या तात्पर्य? वैध सरकार वह होती है जिसमें सभी सामाजिक समूह अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े हों। क्वेश्चन 3। युक्तिपरक तर्क किसके महत्व को बताता है?
युक्ति परक तर्क सत्ता के बंटवारे से मिलने वाले लाभकारी और सकारात्मक परिणामों के महत्व को बताता है। क्वेश्चन 31, ये आपका फिर से केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस लोहेस्क में सर्वाधिक चुंबकीय गुण होते हैं? मैग्नेटाइट में। क्वेश्चन 2, डैश में लौहांश 50 से 60% पाया जाता है? हेमेटाइट में। क्वेश्चन 3, कौन सा खनिज औद्योगिक विकास की रीढ़ है? लोहेस्क। क्वेश्चन 32, ये भी केस स्टडी, इस लेख को आपको पढ़ना है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण किस मापदंड के आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। सेकंड है, 2017 के अनुसार किस देश को निम्न आय वाला देश कहा गया? जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $995 या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, भारत किस आय वर्ग में आता है? भारत मध्य आय वर्ग में आता है। नेक्स्ट है सेक्शन डी, क्वेश्चन 33, पश्चिम से भारत में प्रवेश के मुख्य मार्ग कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। आंसर, पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 3 मुख्य मार्ग थे। पहला, समुद्री मार्ग, जिसके द्वारा लोग पश्चिमी देशों से भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचते थे। दूसरा, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय दर्रे, जिसमें खैबर, गोमल और बोलन के दर्रे प्रमुख थे, जिनसे होकर आक्रमणकारी व्यापारी और यात्री भारत में आए। तीसरा, मकरान मरु प्रदेश का समतल भाग, जो ईरान और बलूचिस्तान की ओर से भारत में प्रवेश का एक प्राकृतिक स्थल मार्ग प्रदान करता था। क्वेश्चन 34, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को प्राप्त 3 प्रमुख अधिकार बताइए। अधिकार तो उपभोक्ता को बहुत से मिले हुए हैं, लेकिन इसने 3 ही पूछे हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जो उनके जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक या जानलेवा हो सकता है। दूसरा है सूचना का अधिकार, उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और तथा मूल्य के बारे में पूर्ण और सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे वे सही निर्णय ले सकें। सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ताओं को अपने हितों से संबंधित शिकायतें और समस्याएं उचित मंचों पर प्रस्तुत करने और उन पर विचार करने का अधिकार है। क्वेश्चन 35, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताएं। पहला है सत्ता का दोहरा स्तर, संघीय शासन में सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं, जैसे केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय स्तर, जो एक ही नागरिक समूह का शासन करते हैं, परंतु प्रत्येक स्तर का अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। सेकंड है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जो केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर होती है और इसके लिए केवल किसी एक स्तर की सहमति पर्याप्त नहीं होती। नेक्स्ट है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, ताकि दोनों सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में कानून बना सकें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कुल कितने मौलिक अधिकार व कर्तव्य प्राप्त हैं। वह कर्तव्य याद रखना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 36, भारत में चाय की कृषि पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर, भारत में चाय की कृषि वृक्षारोपण यानी कि बागान कृषि का प्रमुख उदाहरण है। चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, पाला रहित मौसम, 600 से 2000 मीटर ऊंचाई तथा गहरी उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली अम्लीय मिट्टी आदर्श होती है। प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, नीलगिरी और केरल हैं। यह एक श्रम प्रधान कृषि है जहां पत्तियों की चुनाई के लिए कुशल महिला श्रमिकों का उपयोग होता है और पत्तियों को इकट्ठा कर किण्वन, सुखाने आदि प्रक्रियाओं से चाय तैयार की जाती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक एवं अग्रणी निर्यातक देश है, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएं। 37 मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आंसर, प्राचीन मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और संगठित थी। पूरे शासन की बागडोर राजा के हाथों में रहती थी और प्रशासन धर्म तथा राजनीति के घनिष्ठ संबंध पर आधारित था। इसके प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब यहाँ पे है फराव राजा, वजीर, प्रधानमंत्री, प्रांतीय प्रशासन, नोम और नोमार्च। आगे इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नौकरशाही और लेखक, धार्मिक और न्यायिक प्रभाव। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। ये भी लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें सामाजिक जीवन के बारे में नीचे बताया गया है, ऊपर जो है आप देख सकते हैं धार्मिक जीवन। दोनों पॉइंट इसके अंदर यहाँ पे कवर किए गए हैं। सेक्शन ई, क्वेश्चन 38, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल का क्या कार्य है। राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठित समूह होता है जो अपने विचारों और नीतियों को जनता के सामने प्रस्तुत करता है तथा लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक दल सरकार के गठन, संचालन और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, रीढ़ होती हैं। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। अब इसके मुख्य कार्य देखिए कौन कौन से हैं। चुनाव लड़ना, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण, जनमत का निर्माण, सरकार का गठन और संचालन। इसके अलावा विपक्ष की भूमिका निभाना और जनता और सरकार के बीच कड़ी, ये सभी पॉइंट इसके अंदर आएंगे। इसी के अथवा में विश्व की सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे कहा गया है, इसे अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों बताया गया है। आंसर, विश्व की सबसे बेहतर शासन व्यवस्था लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को माना जाता है, क्योंकि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। यह समानता, स्वतंत्रता, जवाबदेही पर आधारित होती है तथा नागरिकों को अपने शासक चुनने हटाने का अधिकार होता है। इससे निरंकुशता से बचाव होता है और जनहित प्राथमिक रहता है। लोकतंत्र को बेहतर बताने के कारण पहला है जनता का शासन और जवाबदेही, दूसरा समानता और स्वतंत्रता, तीसरा भागीदारी और निर्णय, चौथा स्थिरता और शांतिपूर्ण परिवर्तन, पांचवा मानवीय गरिमा का सम्मान। ये सभी पॉइंट हैं। नेक्स्ट है उद्योग किस किस प्रकार से प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए उद्योगों में क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो पर्यावरणों में जो है उद्योगों में पहला है वायु प्रदूषण, सेकंड है जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये सभी होते हैं उद्योगों में, इनको आप आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं। नीचे है रोकने के उपाय, पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के उपाय। पहला है उद्योगों में स्क्रैबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएं। औद्योगिक प्रक्रियाओं में जल का पुनर्चक्रण किया जाए। स्वच्छ और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। औद्योगिक कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निपटान किया जाए। उद्योगों के आसपास वृक्षारोपण किया जाए और प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के सख्ती से पालन किया जाए। इसी के अथवा में पाइपलाइन परिवहन की दो विशेषताएं बताएं। भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं। तो इसमें पहली विशेषता है निरंतर और सुरक्षित प्रवाह और दूसरा है कम परिचालन लागत। ये 2 पॉइंट हैं, आगे इनको आप पढ़ सकते हैं। नीचे है भारत में 3 प्रमुख पाइपलाइन जाल कौन कौन से हैं। इसमें पहला है असम कानपुर पाइपलाइन, सलाया जालंधर पाइपलाइन और हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। कहाँ पर है या क्या इनको एक्सप्लेन किया गया है, आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे योग्यता आधारित यानी कि कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको पहले है कैबिनेट मंत्री बुनियादी ढांचे की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। एक मंत्री यह समझा रहा था कि सड़कें आमतौर पर रेलवे लाइनों की तुलना में अधिक लाभप्रद क्यों होती है, उसके संभावित तर्कों की व्याख्या करें। तो इसमें कौन कौन से तर्क हैं, व्यापक पहुंच और कनेक्टिविटी, दूसरा लचीलापन और अनुकूलन, तीसरा कम प्रारंभिक लागत। इसके अलावा और भी पॉइंट है यहाँ पे देखिए,
माल ढुलाई में आसानी यानी कि डोर टू डोर सर्विस यानी कि सेवा, आपातकालीन सेवाओं में उपयोगिता, उपयुक्तता, ये सभी पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन एफ। इसमें यहाँ पे मैप आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पहला 40 में पहला पार्ट है, इसमें विश्व के मानचित्र पर आपको 2 उपनिवेशों भारत और श्रीलंका को दिखाना है। बी पार्ट के अंदर सरदार सरोवर बांध, अब आगे यहाँ पे नर्मदा नदी और गुजरात दिया गया है, हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। आपको ये जो आगे दिया हुआ है ये देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको खुद याद करना है। याद रखना केवल आपको इतना ही मिलेगा, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध और टिहरी बांध। ये मैंने आगे आपके लिए हेल्प के लिए लिखा है ताकि आपको याद रह जाए, लेकिन आपको ये खुद समझ के लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे भारत और श्रीलंका, भारत तो ये कंप्लीट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका दिख रहा होगा कंप्लीट। श्रीलंका यहाँ पे मैंने लास्ट में शो कर दिया है, ये आपको दिखाना है। वैसे ये विश्व के रेखा मानचित्र पर दर्शाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, हीराकुंड बांध ओडिशा में है। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध एक आपको बताना किस नदी पे है और दूसरा है किस राज्य में है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर स्थित है और किस राज्य में है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।